क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं और जिसका पार्ट नंबर 14 की बात कर रहे हैं और लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर या ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें देखिए इथरो का निर्माण हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में हमने ग्लूकोसाइड बनाए थे वो एक प्रकार के क्या होते हैं, ईथर होते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर एक ही CH3 ग्रुप को डाला था, एक ही मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो CH3 उसके अंदर। अब देखिए हम कोई भी मोनोसेक्राइड लें और उस मोनोसेक्राइड में हम देखें या एल्कोहल से तुलना करें तो एल्कोहल के अंदर एक ही OH ग्रुप होता है, एक ही हाइड्रोक्सी समूह होता है। अगर हम मोनोसेक्राइड की बात करें तो उसमें बहुत सारे OH समूह होते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि एल्कोहल के अंदर एक OH समूह होता है तो वो H पॉजिटिव बाहर निकालता है, अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो अब देखिए मोनोसेक्राइड के अंदर बहुत सारे OH समूह हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति शो करेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एल्कोहल से प्रबल अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मोनोसेक्राइड बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड के अंदर, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। अगर हम ग्लूकोसाइड में मेथिल ग्लूकोसाइड बनाया था इससे पहले और ग्लूकोसाइड बनाने की विधि भी की थी हमने, तो अगर हम उसकी बात करें मेथिल ग्लूकोसाइड लें और मेथिल ग्लूकोसाइड चाहे हम अल्फा लें चाहे बीटा लें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम अगर मेथिल ग्लूकोसाइड लेकर के और उस मेथिल ग्लूकोसाइड को डाई मेथिल सल्फेट के साथ में और NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएं तो हमें तो बहुत सारे ईथर ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं उस मोनोसेक्राइड इकाई के अंदर। तो देखिए ये ग्लूकोसाइड की बात कर रहे हैं या ईथर समूह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास वो CH3 है और इसको हम ऐसे लिख दें OCH3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास OH है, यहाँ भी हमारे पास OH है और यहाँ OH है और उसके बाद ये 5 नंबर कार्बन में CH2OH है, ऐसा है हमारे पास। अब देखिए इसकी OH नेगेटिव यानी क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं तो क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पर ये H और ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। ये ले लिया हमने और यहाँ पर क्या है OCH3 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ CH2OH है, ऐसा है। ये क्या है मेथिल ग्लूकोसाइड जो हमने बनाया था पीछे वही लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर O पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करवाएंगे, इसकी डाई मेथिल सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएं CH3O SO2 CH3 इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो ये कहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ में और ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हमें ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। ऐसी कंडीशन प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर क्या है OH और यहाँ OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा वो CH3 आ जाएगा, इसका मैथिलीकरण हो चुका है और यहाँ हमारे पास OCH3 है।
अब देखिए ऐसे करके हम 4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे, O पर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा और फिर डाई मेथिल सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इस तरीके से मेथिलीकरण होता जाएगा और मेथिल समूह इस श्रृंखला के साथ जुड़ता जाएगा। मेथिल समूह क्या है, इस श्रृंखला के साथ जुड़ता जाएगा। तो हमेशा कहें पुनः मेथिलीकरण करने पर, हमेशा लिखे पुनः मेथिलीकरण करने पर ऐसा लिखें। तो ऐसा लिखने पर हम सारे ग्रुप्स के साथ में मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे, क्योंकि एक एक करते ये सारे मेथिल समूह इस तरीके से जुड़ते जाएंगे और जब O के साथ मेथिल समूह जुड़ा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, मेथोक्सी OCH3 और इसके साथ OCH3 आ गया और यहाँ पर OH3C ये आएगा। ये थोड़ा आप लोग नोट्स में भी सही कर लेना, क्योंकि CH3 लिखने के कारण ये C 2 बार लग गया है गलती से, CH2OCH3। तो इसको थोड़ा सही कर लेना, एक C काट देना, OCH3 मेथोक्सी समूह होगा यहाँ पर, ये थोड़ा आप लोग सही कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, पेंटा मेथोक्सी डेरिवेटिव प्राप्त हो गया, पेंटा मेथोक्सी डेरिवेटिव प्राप्त हो गया, या फिर पेंटा मेथिल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम O को साथ में लिख रहे हैं तो मेथोक्सी लिखेंगे, O को साथ में लिखेंगे तो मेथिल लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो मेथिल ग्लूकोसाइड लिया और इस मेथिल ग्लूकोसाइड को लेकर के हमने क्या कर दिया, ईथर का निर्माण। अब देखिए हमने यहाँ पर मेथिल ग्लूकोसाइड लिया, मेथिल ग्लूकोसाइड को क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई तो O पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर डाई मेथिल सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप और जुड़ जाएगा। इस तरीके से पुनः मेथिलीकरण करने पर सारे OH जो ग्रुप होते हैं उनके साथ में CH3 ग्रुप जुड़ जाता है और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मेथोक्सी ग्रुप बन जाता है और पेंटामेथोक्सी डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन ऐसा है हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 और C5 कार्बन की बात करें तो ये सारे कार्बन क्या है, नॉर्मल ईथर ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल ईथर ग्रुप होते हैं, क्योंकि ईथर को ही शो कर रहे हैं। और अगर हम तनु अम्लों के साथ में इनकी रिएक्शन करवाएं तो ये स्थायी रहते हैं, लेकिन इसमें से जो C4 कार्बन वाला जो मेथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है या C4 कार्बन वाला जो ईथर ग्रुप होता है वो एक प्रकार से एसिटिल समूह का सदस्य माना जाता है या एसिटिल बंधन का सदस्य माना जाता है, इसीलिए इनको नॉर्मल ईथर्स ग्रुप भी कहा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास में ये लास्ट जो स्ट्रक्चर बनाई ये आ गई हमारे पास में, और इस लास्ट का हम क्या करें, यहाँ पर H2O या H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में करवाएं। तो अब देखिए ये सेम जैसा है वैसा ही लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको एसिटिल समूह में चेंज करेंगे या हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करेंगे। OCH3 यहाँ पे ये आ जाएगा OCH3 और ये CH2OCH3। अब देखिए ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारे पास में जो अगर एसिटिल समूह के अंदर चेंज किया जाए या हमने मोनोसेक्राइड से बनाया है, तो जैसे ग्लूकोज से हम ये बनाते हैं तो वापस ग्लूकोज की फॉर्म में इसको लेकर आ सकते हैं। CHO 2 नंबर कार्बन में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, HOCH3। 3 नंबर कार्बन में क्या है हमारे पास, H3CO और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। 4 नंबर कार्बन में H और OCH3
और जो 5 नंबर कार्बन है उसके साथ में कोई CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ पर क्या आएगा H और OH आएगा। और जो 6 नंबर कार्बन है CH2O CH3 ये आ जाएगा। ये जो है वो एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, एसीटेल संरचना होती है। और इस संरचना को क्या बोला जाता है, पायरेनोज संरचना या पायरेनोज वलय बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको एसीटेल संरचना और पायरेनोज वलय के अंदर चेंज कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी मोनोसेक्राइड लेकर के उससे मेथिल ग्लूकोसाइड बना सकते हैं, और मेथिल ग्लूकोसाइड लेकर के किसी भी ईथर का निर्माण कर सकते हैं। और जो मेथिल ग्लूकोसाइड होता है या कोई भी मोनोसेक्राइड होता है उसमें बहुत सारे OH समूह प्रेजेंट होते हैं। एल्कोहल के अंदर एक ही OH समूह होता है, तब भी वो एल्कोहल जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो उसी प्रकार कोई भी मोनोसेक्राइड है उसके अंदर बहुत सारे OH समूह प्रेजेंट है तो वो भी अम्लीय प्रवृत्ति शो कर सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार हमने ईथर का निर्माण किया। उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है एस्टर, एस्टरों का निर्माण। तो हम कोई भी मोनोसेक्राइड लेकर के और उस मोनोसेक्राइड से हम एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एस्टरों का निर्माण। इस चैप्टर का या इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एस्टरों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल के अंदर OH समूह प्रेजेंट होता है। तो एल्कोहल की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं तो एस्टर का निर्माण होता है। तो हम एस्टरीकरण की प्रक्रिया करवाते हैं, तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। या इसके अलावा एस्टर किससे बना सकते हैं, हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा करके बना सकते हैं, या फिर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एल्कोहल की विक्रिया करवा करके एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, इसके अंदर एल्कोहलिक प्रवृत्ति पाई जाती है। मोनोसेक्राइड से हम एस्टर बना सकते हैं। जब हम एल्कोहल से एस्टर बना सकते हैं तो मोनोसेक्राइड से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एल्कोहल के अंदर तो एक ही OH प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनोसेक्राइड्स के अंदर बहुत सारे OH प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो भी एल्कोहलिक प्रवृत्ति शो करते हैं, अम्लीयता का गुण शो करते हैं। तो मोनोसेक्राइड लेकर के हम एस्टर बना सकते हैं। मोनोसेक्राइड की एसिटिल क्लोराइड के साथ विक्रिया करवाएं या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विक्रिया करवाएं तो हम एस्टर बना सकते हैं। अगर अल्फा एनोमर लेंगे तो अल्फा एस्टर बनेगा, और बीटा एनोमर लेंगे तो बीटा एस्टर बनेगा। कोई सा भी लेकर के हम करवा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पायरेनोज संरचना की बात कर रहे हैं, चाहे अल्फा लो चाहे बीटा लो, किसी से बना सकते हैं हम। अब देखिए ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन। हम 1 नंबर कार्बन में यहाँ पर HOH ले लें, यहाँ पर भी OH आ जाएगा, यहाँ OH और यहाँ पर OH और यहाँ फिर CH2OH आ जाएगा, ठीक है। और किसके साथ रिएक्शन करवाएं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और किसकी प्रेजेंस में करवाएं, पीरिडीन की प्रेजेंस में करवा सकते हैं हम। तो अब देखिए हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, अब देखिए कितने OH ग्रुप है हमारे पास में, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें 5 एसिटिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, प्रत्येक के साथ H बाहर निकलेगा तो CH3COOH बाहर निकल जाएगा एसिटिक एसिड के रूप में, और सबके साथ COCH3 जुड़ जाएगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी हमें। ये 1 नंबर कार्बन, इसके साथ COCH3 ये बन गया। फिर यहाँ पर COCH3
ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ में O बच जाएगा, O बच जाएगा और इसके साथ CO CH3 लिख सकते हैं हम, CH3CO और इधर CH2O CO CH3। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एस्टर का निर्माण किया और हम कोई भी मोनोसेक्राइड लेकर के और उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विक्रिया करवा करके एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी यूनिट और चैप्टर दोनों ही साथ में कंप्लीट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शायद एक ही यूनिट के अंदर दिया हुआ है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछना ज़रूर। और इसके साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।